करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू होल्ड माई स्पीड, बट असल में यह है कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यही कह रहे हैं कि हम एमसीक्यूज के हवाले से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और आप लोगों को दिया जाता है। असल में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एमसीक्यूज वो देंगे तो वो हम यहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यूज के पॉइंट्स हाईलाइट करें तो मैं अपने नुक्ता नज़र से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हाईलाइट तो कर लूंगा एमसीक्यूज, लेकिन वो जो एमसीक्यूज मैं हाईलाइट करूंगा आप लोग उसको नोट करके चले जाएं एग्जाम देने और वो वहां पे वो एमसीक्यूज ना दें। तो वो उससे फिर यह होगा कि आप कहेंगे कि सर ने तो हमें ये पढ़ाए थे तो ये तो आए नहीं उसमें, ठीक है। तो वो फिर ये इससे मतलब मसला बन जाता है, ठीक है। वरना तो फिर हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज बना के अपने मर्जी के मुताबिक 10 20 40 50 एमसीक्यूज बना के आपको स्लाइड्स पर डाल के पढ़ा देंगे, लेकिन उससे ये होगा कि उससे आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कल को आप जो है वो प्रिपेयर्ड होंगे, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। मुझे पता है कि इस क्लास में कोई इंजीनियर होगा तो कोई डॉक्टर होगा तो कोई जो है वो सोशल साइंसेस का स्टूडेंट होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद यह है कि हम आप लोगों को प्रिपेयर करें और आप लोग प्रिपेयर हों ताकि आप लोग सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी प्रिपेयर हों और आप लोग स्क्रीनिंग के लिए भी प्रिपेयर हों, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होके इस चीज़ को देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मकसद जो है वो टाइम गुजारना या जस्ट वो खाना पूरी नहीं है कि हम खाना पूरी करें और आपको हम बस यही जो है वो 2 3 घंटे की क्लास होती है और वो हम 2 3 घंटे की जो क्लास है वो हम बस पढ़ाएं और आगे जाएं। नहीं, हमारा मकसद यह है कि आप यहाँ पे क्लास में पढ़ने के लिए आए तो आप कुछ सीखें, आपको कुछ मिले, आपको कुछ आइडिया हो, आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ताकि ये बेसिकली ये जो चीजें हैं ना ये बेसिक साइंस के बारे में चीजें हैं, बेसिक बायोलॉजी के बारे में चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो अगर आप कल को फील्ड में जाएंगे आप सीएसपी बन जाएंगे तो फिर भी आपको इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना होगा। लाइक आप देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। उसके बारे में आपको पता होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लाइक कोरोना के आजकल आप लोगों ने देखा, तो कोरोना में भी आप लोगों ने देखा कि एक वायरल डिजीज है उसके बारे में जो आप उसका उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके बारे में आपको पता चला। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कल जाके इसका हिस्सा बनना है और आप लोगों ने ये चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, आप लोगों ने चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे कोई इस तरह के एमसीक्यूज नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि 2 + 2 = ज़रब 3 क्या बनेगा, इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि बायो है, ये साइंस है, इसमें आपसे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आपको पता है कि कोई चीजें जो ऐसी होती हैं जो कि आप मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो आप ज्यादा इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने होपफुली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि आप एंजॉय करें, ठीक है। और अच्छा, तो कोशिश करें कि आप लोग इंटरेस्ट लें इसमें, ठीक है। और ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का वो हमने डिस्कस किया था, सेल यानी कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हम उसको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उनको हम किस तरह से ग्रुपिंग्स करते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है, जो हमने पढ़ा कि ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन लाई करता है मेमेलियंस में, मैमल है, ठीक है। और होमोसिपियन इसका नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका। तो हम अभी पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है तो इसकी जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, तो वो किस तरह से वर्किंग करती है, ठीक है। किस तरह से जो है वो
जो 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 हमारी ह्यूमन बॉडी है किस तरह से वो वर्किंग करती है, किस तरह से वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। लाइक आप खाना खाते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है, आप चलते फिरते हैं, आप वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी किस तरह से वर्कआउट करती है, आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो जो है वो किस तरह से जो है वो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से वो करते हैं। डिफिनेशन ऑफ लाइफ सिंपल ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ को जो हम कहते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है। लाइफ के बारे में हमेशा ये होगा कि वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उनके अंदर एक ये है कि जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है, वो जेनेटिक कोड जो है वो अपने अपस्प्रिंग में वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अच्छा, फुल स्क्रीन में करने लगा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से जनरल ओवरव्यू दे रहा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अच्छा, एक चीज ये है कि आप लोग अपने जो आपके जो चैट है उसको थोड़ा सा अभी अगर आप यहाँ पे हैं तो उसको जरा कर दें, ताकि हम क्लासेस के एंड पे हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी की डिफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके कोर्स का हिस्सा है, हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से, सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से भी हम पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या क्या है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप लोगों ने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में हम बेसिकली फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी फंक्शनिंग को हम पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेन्स की हम क्या करते हैं, फंक्शनिंग जब हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, किस तरह से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। जिस तरह के मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह से एक आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से ऑर्गन जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड बेसिक बॉडी फंक्शंस, फ्रॉम हाउ मॉलिक्यूल्स बिहेव इन सेल्फ to how system of the organs work together. It helps us understand what happens in a healthy body in everyday life and what goes wrong when someone gets sick. ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बॉडी के वर्किंग के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स, मूवमेंट, ये चीजें फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये किस तरह से बॉडी परफॉर्म करती है हमारी, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल्स के अंदर, सेल्स चूंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, ठीक है, और किस तरह से सेल्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो बिहेव करते हैं, और किस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो वर्क टुगेदर करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और बेसिकली ये जब हम अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को, तो ये हमें इस चीज के ऊपर हमें हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं जब हम हेल्दी होते हैं, ठीक है। और जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। तो ये चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे। इससे इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे डिजीजेस के हवाले से, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हमारा तीसरा क्लास होगा, उसमें हम पढ़ेंगे डिजीजेस के हवाले से। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये नॉर्मल फंक्शनिंग की हम बात करेंगे, नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। और अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हम वो ऑर्गेनिज्म साथ में लगा, लाइक बैक्टीरियल फिजियोलॉजी है, लाइक एनिमल फिजियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर जो वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है डिफरेंट ऑर्गन्स की, तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं।
तो वो हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो हार्मोन्स किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब यह है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के अंदर, लाइक लिवर है, किडनीज है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वो जो कम्युनिकेट करते हैं तो सम टाइम वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सम टाइम वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू केमिकल हार्मोन्स, थ्रू प्रोटीन्स। हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, या सम टाइम ये स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स के केस में। तो कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन जो बॉडी के अंदर होती है तो वो दो तरह की होती है। एक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, सिग्नलिंग्स के थ्रू होती है। दूसरे नंबर पे जो है वो केमिकल हार्मोन्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो हार्मोन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन्स हमेशा प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो है वो ग्लैंड्स भी फिर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, सबसे पहले तो आप लोग ज़हन में ये बात रखें कि हार्मोन्स हमेशा ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं, और ग्लैंड्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, दे सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, आप लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में ज्यादा सुना होगा। थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको थायरॉक्सिन कहा जाता है। तो वो जो हार्मोन होता है, इसमें मेजर डिफरेंस यह है एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में, कि एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा अपने हार्मोन सीक्रेट करता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं एक डक्ट के थ्रू, और उस डक्ट के थ्रू वो हार्मोन जो है वो ट्रेवल करते हैं और उस केविटी में रिलीज होते हैं। लाइक हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलेवरी ग्लैंड। आपके ओरल कैविटी में माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ये सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके डक्ट्स होते हैं जो कि आपके ओरल कैविटी में सलाइवा को रिलीज करते हैं। आपका सलाइवा जो है वो ब्लड के अंदर नहीं जा रहा, वो आपके ओरल कैविटी में आ रहा है। ये एग्जांपल है इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। और दूसरे नंबर पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो जो अपने हार्मोन सिक्रेट करता है, तो वो चला जाता है कहाँ पे? डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू वो आपकी बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये तो डिफरेंस थी एक्सोक्राइन ग्लैंड की और एंडोक्राइन ग्लैंड की, ठीक है। तो अच्छा, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ग्लैंड्स को हवाले से, ठीक है। ग्लैंड्स, चूंकि मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं आपके बॉडी के अंदर, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है आपके बॉडी के अंदर, और वो किस तरह से होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पे हम फोकस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिवर जो है, लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर सबसे बड़ा, साइज के लिहाज से लिवर जो है वो एक बड़ा ग्लैंड है। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट जो ह्यूमन ग्लैंड है वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास कौन से ग्लैंड्स हैं जी? पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेंक्रियास, गोनेड्स और पिनियल ग्लैंड्स। तो ये बेसिकली ये ग्लैंड जो है ये कौन से हैं? ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स जो कि जब हार्मोन सिक्रिएट करते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़े जी, उसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले कौन सा हमने डिस्कस किया, सबसे पहले उसमें है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का पार्ट है। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। और ये जो है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो इसकी लोकेशन है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सामने आपके जो, आपका जो ये गला है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और बिल्कुल उसके नीचे जो प्रेजेंट होता है इनसाइड दी चेस्ट, तो वो होता है थाइमस, ठीक है, थाइमस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेंक्रियास होता है, पेंक्रियास
जो कि इट इज आल्सो काइंड ऑफ ग्लैंड, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड हमेशा किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और एक पिनियल ग्लैंड है, तो पिनियल ग्लैंड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसकी बॉडी के अंदर जो लोकेशन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने देखा कि कौन सा ग्लैंड बॉडी के किस पार्ट में, किस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड जो है इट इज ऑलमोस्ट इनसाइड द ब्रेन। उसके बाद थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, फेरिंग्स, बिलो फेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो थाइमस आपने देखा, और पेंक्रियास की लोकेशन आपने देखी, और एड्रिनल ग्लैंड जो कि हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दो किडनीज होते हैं तो दो एड्रिनल ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स जो है बेसिकली, तो हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स ये है कि वो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, ठीक है। हार्मोन जब वो सिक्रिएट करते हैं तो वो हार्मोन्स फिर ट्रेवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और वहां पे जाके वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी जब डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। स्किन जो है वो ऑर्गन में आ जाता है कि वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन स्किन ग्लैंड नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लैंड की, ठीक है। तो ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो क्या है, वो है लिवर, ठीक है। अच्छा, सो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पढ़ते हैं जी हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस की लोकेशन, लोकाई जो है वो ब्रेन के इनसाइड है, ये ब्रेन का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम फोर ब्रेन भी पढ़े। इट सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस है तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? दो तरह के हार्मोन्स, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, which are stored in the posterior part of the pituitary gland. It controls our endocrine glands. बेसिकली ये जो हाइपोथैलेमस है ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस चूंकि ब्रेन का हिस्सा है, ये आपके ब्रेन के अंदर, ये आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इस वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस को डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, लाइक एड्रिनल ग्लैंड है, लाइक थायराइड ग्लैंड है, तो वहां से वो हार्मोन रिलीज करवाते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस इटसेल्फ भी दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, व्हिच आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोड्यूस ये जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, तो ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? ये स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक दूसरे के साथ एडजेसेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है तो इसको स्टोर करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में। इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो है वो तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल, इक्वल टू द साइज ऑफ द मटर के दाने जितना होता है, ठीक है। मटर के दाने जितना ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, लेकिन ये मास्टर ग्लैंड है। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है। इसके कहने पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पे वो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, और इसके कहने पे वो सिक्रिएट करना जो है वो सिक्रेशन बंद करते हैं, ठीक है। तो ये उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे बॉडी का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन फ्रंट, और पोस्टीरियर मीन बैक। जिसका इंटीरियर पोर्शन है, जो फ्रंट पोर्शन है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वो मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं, प्रोलेक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा पोस्टीरियर यानी कि जो बैक पोर्शन है, बैक वाला जो पार्ट है, तो वो प्रोड्यूस करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हालांकि ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है और ऑक्सीटोसिन से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद नहीं सिक्रीट करता, रिलीज करता है जस्ट इसको। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि ये सिक्रीशन इसकी होती है हाइपोथैलेमस में, और ये स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करता है,
ये जो हार्मोन्स आपको स्लाइड के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये हार्मोन्स जाके फिर क्या करते हैं कि ये जाके फिर दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लाइक एड्रिनल ग्लैंड है, लाइक पेंक्रियास है, लाइक थायराइड ग्लैंड है, लाइक पैराथायराइड ग्लैंड है, तो उन ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करवाते हैं। एक्टिवेट करवाने का मतलब यह है कि वहां से वो हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं, वो हार्मोन्स वहां से सिक्रीट करवाते हैं। तो इस वजह से ये हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो स्लाइड में नजर आ रहे हैं आपको, ये सिक्रीट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब यह है कि दूसरे ग्लैंड्स को डिक्टेट करता है, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है आपके बॉडी में, तो आप बता सकते हैं कि आपके बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो जो जो, जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक ग्लैंड है जिसका हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और जो थायराइड ग्लैंड है तो ये बेसिकली इट इज इन द सेंटर ऑफ द नेक एट द फ्रंट below the Adam's apple. It is made up of two lobes joined in the center. It secretes major hormones like thyroxine and calcitonin. ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जी। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक है थायरोक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक है। So the body needs a substance called iodine which is found mainly in salt. Deficiency of iodine can lead to swelling of the thyroid gland, a condition termed as goiter. आप लोगों ने देखा होगा कि आप टीवी पे मुख्तलिफ कमर्शियल मुख्तलिफ उसके दौरान आपको बताया जाता है कि आयोडीन मिलाना यूज किया करें। ठीक है। तो वो जो आपको बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि आयोडीन जो है बेसिकली इस आयोडीन से बनता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन बनता है किस चीज से, आयोडीन से। आयोडीन उसके लिए प्रिकर्सर है, थायरॉक्सिन के लिए प्रिकर्सर है आयोडीन। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायरॉक्सिन नहीं बनेंगे। थायरॉक्सिन नहीं बनेंगे तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी साइज उसका। इसको आप क्या कहते हैं, गाइटर कहते हैं। आप लोगों ने गाइटर के जो पेशेंट्स है वो आप लोगों ने खुद भी देखे होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सम टाइम ये जो रीजन है जहाँ पे ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये इसकी स्वेलिंग हो जाती है। ये स्वेलिंग जो होती है ये बेसिकली इस वजह से होती है कि उस पेशेंट्स के अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर जो है बेसिकली आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। आयोडीन की डिफिशियंसी का मतलब यह है कि उनके बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन नहीं बनते, तो इस वजह से इनकी जो है वो ये स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूरॉन जो है वो कंट्रोल करते हैं रिलीजिंग ऑफ द हार्मोन्स को या ग्लैंड देमसेल्फ हैव द कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि वो ब्रेन का हिस्सा है और इस वजह से वो न्यूरॉन्स से बना हुआ है, तो वो डिटेक्ट करता है आपके बॉडी में चेंजेस को। फिर वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल सेंटर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन है, वो न्यूरॉन्स है, लेकिन रेगुलेशन जो होती है तो रेगुलेशन दूसरे ग्लैंड्स के थ्रू होती है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने जो बात की, तो आयोडीन की हमने बात की कि आयोडीन जो है वो आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से ये जो गट हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड्स की। ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स की स्वेलिंग इसलिए होती है कि बार बार वो सिग्नलिंग होती है थायराइड ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करें, लेकिन थायरॉक्सिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं होता आयोडीन। आयोडीन जो है एक प्रिकर्सर है। ठीक है। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड है, तो पैराथायराइड ग्लैंड बी थायराइड ग्लैंड के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और these glands are present in the on the thyroid gland, thyroid gland के ऊपर ये present होते हैं। These are four in numbers. Their secretion is called parathyroxine या parathyroid इसको कहा जाता है। ठीक है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं तो ये भी थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और इसके हार्मोन को भी पैराथायरॉक्सिन कहा जाता है। जिस तरह कि उसके हार्मोन को थायरॉक्सिन कहा जाता है थायराइड ग्लैंड को,
तो इसके हार्मोन को पैराथायरॉक्सिन कहा जाता है, या इसको पैराथॉर्मोन भी कहा जाता है। इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। पैराथायरॉक्सिन क्या करते हैं कि ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उनको इंक्रीज करते हैं। आपके ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक लेवल होता है कैल्शियम आयंस का, जब वो कम हो जाते हैं तो उसको दोबारा अपने लेवल तक पहुंचाने के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं उनको कहा जाता है पैराथायरॉक्सिन, और ये पैराथायरॉक्सिन रिलीज होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड से। हमने बात की थायरॉक्सिन की, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की। तो थायरॉक्सिन जो है बेसिकली ये जो हार्मोन है, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो थायरॉक्सिन जो है बेसिकली ये क्या करता है कि थायरॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, खाना हजम हो जाता है, फिर आपको दोबारा भूख लगती है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से, थायरॉक्सिन की वजह से। तो यहाँ पे हमने दो ग्लैंड्स डिस्कस किए, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हमने डिस्कस किया कि वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो आप कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, करता है। ठीक है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो नोन एज द सुप्रारेनल ग्लैंड्स are yellow pyramid shaped glands located at the top of the kidney. Each adrenal gland has two parts. एड्रिनल ग्लैंड की हम बात करते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड हमेशा जो है वो पैरामिड शेप में होते हैं, येलो कलर में होते हैं, और ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दो किडनीज हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं एड्रिनल मेडोला, तो इन साइड जो स्ट्रक्चर होता है उसको एड्रिनल मेडोला कहा जाता है, और जो एड्रिनल कार्टेक्स है तो वो आउट साइड जो स्ट्रक्चर हो जाता है होता है उसको एड्रिनल कार्टेक्स कहा जाता है। एड्रिनल कार्टेक्स सिक्रीट्स टू हार्मोन्स कॉल्ड कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल कार्टेक्स जो है वो कितने हार्मोन सिक्रेट करता है जी, वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एड्रिनल कार्टेक्स क्या है, एड्रिनल कार्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है, और वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन्स कौन से हैं, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल मेडोला जो है दूसरा पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट जो है इस ग्लैंड का, तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स नेम्स एज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक है एड्रेनालिन, दूसरा है नॉन एड्रेनालिन। तो दीज आर रिलीज ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट एंड फियर कंडीशन। ठीक है, जब आप फाइट कंडीशन होता है, जब आप फाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डर जाते हैं, उस दौरान ये हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, और उस दौरान ये आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। आप देखते हैं कि आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, आपका हार्ट ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये इन हार्मोन्स की वजह से होता है, ताकि आपके जितने भी मसल सेल्स हैं उन सबको ब्लड की सप्लाई हो, उन सब की न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो, उन सबको जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो। ठीक है, ताकि क्योंकि आप वर्किंग कंडीशन में होते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको आपकी बॉडी को इन चीजों की जरूरत होती है। इस वजह से आपकी ब्रेथ रेट जो है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, और थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। ठीक है। और पैराथायरॉक्सिन जो है वो क्या करता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स, जैसा कि आपको पता है कि बोन्स जो है वो कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं। तो बोन्स जो है वो वहां से ये कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथायरॉक्सिन जिसको कहा जाता है, या जिसको पैराथॉर्मोन भी कहा जाता है, तो ये कैल्शियम को बोन से रिलीज करवाता है, और रिलीज करवाने के बाद ये उसको ब्लड के अंदर अवेलेबल कर देता है। ठीक है, कैल्शियम आयंस चूंकि आपके बॉडी एक्टिविटीज के लिए जरूरी होते हैं, तो उसका एक खास लेवल जो है वो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ब्लड के अंदर जो है वो नहीं होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर सकेगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो थायरॉक्सिन का मैंने आपको बताया कि थायरॉक्सिन जो है ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं
उसको क्या करता है, उसको ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, ठीक है। और ये जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शिटोनिन का फंक्शन क्या है, तो कैल्शिटोनिन भी बेसिकली आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम और पोटाशियम लेवल को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो किस तरह से करता है, वो एक अलग मैकेनिज्म है, ज्यादा डिटेल में हम चले जाएंगे कि आपके बॉडी के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिसको ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, या सेल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो कैल्शियम के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप जितना सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि कैल्शियम का मतलब यह है कि इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल या पोटाशियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। मेलाटोनिन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, मेलाटोनिन अभी हम पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा मेलाटोनिन के कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और बाकी जो कार्टिसोल्स हैं या एल्डोस्टेरोन है, तो उनका भी यही फंक्शन है कि वो आप जब बीमार होते हैं, समटाइम आप देखते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, आपको बुखार होता है, तो उस टाइम भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो ये बेसिकली मुख्तलिफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह कार्टिसोल्स हैं, एल्डोस्टेरोन्स हैं, तो इनकी वजह से होता है। इसके अलावा जो कार्टिसोल्स हैं और एल्डोस्टेरोन्स हैं, इनके और भी आपकी बॉडी में काफी सारे जो है वो एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। काफी जो है वो ये, लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली इननॉर्मल कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। इननॉर्मल कंडीशन में ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब आप बीमार होते हैं, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अचानक डर जाते हैं, जब आप कोई भाग दौड़ करते हैं, उस तरह ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेंक्रियास की हम बात करते हैं जी। पेंक्रियास भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और इट इज ओनली ग्लैंड इन द बॉडी व्हिच एक्सेस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एट द सेम टाइम। इट सीक्रेट्स टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अच्छा, पेंक्रियाज जो है, इसकी हम बात करते हैं, तो पेंक्रियाज यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझे कि पेंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड इस तरह से है, ये पेंक्रियाज की ये हार्मोन सिक्रिएट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये सिक्रिएट करता है ब्लड स्ट्रीम। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो पेंक्रियास है ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का हम कहते हैं, तो एक्सोक्राइन का इस तरह से ये है कि बेसिकली जो पेंक्रियास है, तो ये सिक्रिएट करता है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइन में। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा भी है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसकी दोनों एक्टिविटीज हैं, वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो आप बता सकते हैं कि वो पेंक्रियास है, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन आर अपोजिट टू दोस ऑफ द इंसुलिन। जिस तरह कि आपको पता है, इंसुलिन इंसुलिन क्या है, इंसुलिन तो बेसिकली जो है वो फंक्शन ये है कि वो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होते हैं उनको डिक्रीज करता है। आप कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आप कंज्यूम करते हैं शुगर्स, ग्लूकोज डेली बेसिस पे, वो आपके ब्लड के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जब आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन उसको रिड्यूस करता है, डिपॉजिट करवाते हैं इंसुलिन उसको, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस आपकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रहा, पेनक्रियास के अंदर कोई मसला हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो, जिसको जिसको आप कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। और ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन का इफेक्ट जो है वो अपोजिट है इंसुलिन का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंसुलिन ब्लड से शुगर को रिड्यूस करता है, तो समटाइम ऐसे भी होता है कि ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो उस केस में फिर ग्लूकागॉन जो है दोबारा डिपॉजिट से ग्लूकागॉन जो है वो क्या करते हैं, शुगर को रिलीज करवाता है, ताकि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, मेंटेन रख सके, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट्स हैं। इंसुलिन डिपॉजिट करवाता है और ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज करवाता है, और ग्लूकोगान जो है वो शुगर लेवल को इंक्रीज करवाता है।
इट raises the level of the glucose in the blood while insulin reduce the level of the glucose. दोनों का रोल क्या है, दोनों की एक्टिविटी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। pineal gland की हमने बात की थी कि इट इज आल्सो काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो द pineal gland इज अ स्मॉल वी शेप्ड ग्लैंड इन द ब्रेन, बटर के दाने जितना एक ये होता है, ठीक है, ग्लैंड होता है और ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस द सीरोटोनिन, सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिकली मॉड्यूलेट करता है स्लीप पैटर्न को, ठीक है। आपकी जो स्लीप पैटर्न पैटर्न है, आप सोते हैं और जागते हैं, तो ये इसको ये मॉड्यूलेट करता है सीरोटोनिन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन बेसिकली जो है इट रेगुलेट्स मेलानिन प्रोडक्शन, ठीक है। और मेलानिन प्रोडक्शन इन द बॉडी, मेलानिन जो है एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की कलरेशन होती है। अगर मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की कलर जो है वो डार्क होती है, और अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की कलर क्या होती है, लाइट होती है, ब्राइट होती है, ठीक है। तो ये भी हार्मोन्स हैं, ये भी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि बेसिकली आपकी बॉडी में कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी कलर को। मेलाटोनिन की अगर हम बात करें, और सेरोटोनिन जो है इट मॉड्यूलेट्स दी स्लीप पैटर्न, आपको पता चल जाता है कि भाई रात हो गई, आप सोना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं, वो कंट्रोल करता है और आप सो जाते हैं, ठीक है। और अगर सुबह के टाइम जब आपको पता चल जाता है कि हाँ सुबह हो गई है, अब उठना चाहिए, तो तब ये हार्मोन्स आपको दोबारा जो है वो सीक्रेट होते हैं और ये आपको जगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये तो हमारे पास था ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है, वन बाय वन हमने डिस्कस किए, और हमने मोस्टली डिस्कस किए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है आपकी बॉडी में काम करते हैं, किस तरह से उनके फंक्शंस क्या हैं डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम या नर्वस सिस्टम की हम बात करें, नर्वस सिस्टम इस तरह की आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि कम्युनिकेशन सेंटर है आपके बॉडी के अंदर, कम्युनिकेशन प्रोसेस है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम इज और बॉडीज डिसीजन एंड कम्युनिकेशन सेंटर। आपके बॉडी में कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी आप कम्युनिकेशन सेंटर है, तो वो क्या है, वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और इसके आप सबको पता है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की हम बात कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, दो पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं फिर, वो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं। न्यूरॉन जो है बेसिकली तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि लाइफ का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है तो वो सेल है, हमने ब्रॉड टर्म यूज किया था वहां पे। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो वो न्यूरॉन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग सेंटर है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है, तो वो कहाँ पे होती है, वो नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रोसेस होती है। रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, और उसकी तरफ दोबारा इंफॉर्मेशन भेजता भी है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड द मेनिंजेस। यहाँ पे एक टर्म आप नोट कर लें, मेनिंजेस, ठीक है। ये मेनिंजेस जो है बेसिकली ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको मेनिंजेस कहा जाता है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा समटाइम, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली इन लेयर्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन से लेयर्स हैं, ये वो लेयर्स हैं जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करते हैं। जी, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये भी एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, ठीक है। और अच्छा,
तो यहाँ पे अगर आप देखें नर्वस सिस्टम के हवाले से, ठीक है, हमने यहाँ पे दो डिविजन्स पढ़े। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा एक ब्रेन और दूसरा क्या है, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड बेसिकली कनेक्ट्स ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान एक कनेक्टिंग बॉडी है, तो उसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। और हम पढ़ेंगे कि स्पाइनल कार्ड का क्या रोल है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम यह है कि वो मैसेजेस कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रोसेसिंग सेंटर है, आपकी बॉडी का प्रोसेसिंग सेंटर है। वहां पे इंफॉर्मेशन आती है, प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन दोबारा पेरिफेरी की तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है या इन्फॉर्मेशन वापस लेके जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास फिर दो डिविजन है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिस कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी मसल्स ये हैं, आप वॉलंटरी अपने ख्वाहिश के मुताबिक, अपने विश के मुताबिक आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप जो अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, लाइक आप अपने हैंड को पुश एंड कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है, या आप कोई चीज उठा रहे हैं, दीज आर ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और इन वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो कि आपके इख्तियार में नहीं होते, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक हार्ट बीट आप कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ट बीट आपके इख्तियार में नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है कि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। अब जब हम इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करते हैं, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस की बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो कैटेगरीज पढ़े, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी है, वॉलंटरी मसल्स हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, आपका हार्ट बीट कर रहा है कंटिन्यूअसली, आपके इख्तियार में नहीं है, खुद ब खुद कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो कैटेगरीज हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है कि जो कि आपके बॉडी को अराउज करता है टू एक्सपेंड एनर्जी। लाइक आप भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उस टाइम पर आपको ये जो बॉडी आपको अराउज करता है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, आपके ब्रेथ रेट को इंक्रीज करता है, आपके दूसरी एक्टिविटीज के बॉडी को इंक्रीज करता है। दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा एक सिस्टम है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि आपके बॉडी को काम डाउन करता है, ठीक है। calms द बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी। जब आप वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको फील होता है कि आपकी बॉडी दोबारा अपनी हालत में आ रही है, आपका हार्ट बीट स्लोली डिक्रीज होता जाता है, नॉर्मल हालत की तरफ आते रहते हैं आप। दिस इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये स्लाइड इसलिए यहाँ पे रखी गई है कि इसमें से आप इस चीज को, इस कंसेप्ट को ले लें, और ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इनका रोल क्या है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड रखी हुई है कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से, जो आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से एक्ट करता है, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्टीशंस हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिसेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूरॉन की हमने बात की कि न्यूरॉन जो है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बना, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूरॉन का एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये जो इसकी है ये सेल बॉडी है। इसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज डेंड्राइट्स। इसको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे इसकी एक टेल नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मेमोराइज करने हैं कि जो जो न्यूरॉन होता है उसकी बॉडी, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है सेल बॉडी, एक इसका एक्सॉन होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे ये क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है।
तो बेसिकली न्यूरॉन क्या करते हैं कि ट्रांसमिटर्स ऑफ मैसेजेस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन होती है मैसेजेस की, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, सिग्नल्स के थ्रू होती है। ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एट द स्पीड ऑफ 200 माइल्स पर आवर। ये जो इसकी जो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की, तो उसकी स्पीड आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वो 200 माइल पर आवर है। ठीक है, इतनी स्पीड से ये जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की ये होती है, और इस वजह से इतनी स्पीड से आप जेहन में सोचते हैं और वो आप वो काम कर लेते हैं उसी फौरन उसी टाइम। तो इस वजह से वो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप वो काम कर लेते हैं, आपके मसल्स की जो है वो एक्टिविटीज होती है, आपका मसल पुल होता है या रिलैक्स होता है। ठीक है, थ्री बेसिक पार्ट्स जिस तरह मैंने आपको बताया, सेल बॉडी और एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं। तो सेल बॉडी के अंदर जो है वो सिंगल कंपोनेंट्स हैं, लाइक जिस तरह हमने डिस्कस किया था, ऑर्गेनेल्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन जो है वो एक लॉन्ग केबल है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करता है। ये यहाँ से सिग्नल को डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव करते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, यहाँ से एक्सॉन के थ्रू वो ट्रेवल करती हैं, और यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है जो उसको रिसीव करता है। तो ये इसके थ्रू इस तरह से ये सिग्नलिंग आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जो है वो कैरी होते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स जो है स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ आपको प्रोजेक्शन स्मॉल ब्रांच लाइक नजर आ रहा है, दिस इज डेंड्राइट्स। ठीक है, और दे कनेक्ट वन न्यूरॉन विद द अदर और न्यूरॉन विद द एनवायरनमेंट। तो ये जो है वो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से सिग्नल आता है, एक न्यूरॉन लेके आता है, यहाँ से रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, सेल बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं, फिर एक्सॉन्स के थ्रू वो दोबारा यहाँ पे रिलीज होते हैं। दोबारा पे यहाँ पे एक और डेंड्राइट होगा, एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा जो कि उसको रिसीव करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कैरी करेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो होगा। अच्छा, न्यूरॉन जो है वो हमने डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है उसका नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन्स के वो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स है और इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स जो है दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इंटर न्यूरॉन्स जो है दे कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या रोल है, मोटर न्यूरॉन्स का क्या रोल है, इंटर न्यूरॉन्स का क्या रोल है। तो ये टाइप्स है न्यूरॉन्स के। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम आउटर बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी में जो ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ठंडे चीज को या गर्म चीज को सेंस करते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो न्यूरॉन्स हैं वो है मोटर न्यूरॉन्स। जब आपकी बॉडी जो है, लाइक आप वो आपको एग्जांपल बताया जाता था कि एक कैंडल है, उस कैंडल वो जल रही है, जब आपका हाथ उसके करीब जाता है तो हाथ आपको जल जाता है, तो आप फौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन उस चीज को सेंस करती है कि वो गर्म है, वो मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर क्या हुआ कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल दोबारा वापस आया और आपने हाथ पीछे खींच लिया। तो ये होता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कैरी करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और एंटर न्यूरॉन्स जो है ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंटर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और ये बेसिकली जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, एंटर न्यूरॉन्स उनको प्रोसेस करते हैं, दोबारा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं टुवर्ड्स दी मोटर न्यूरॉन्स जो कि दोबारा बॉडी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं हमारे पास, थ्री टाइप, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एंटर न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हैंड ब्रेन है। ठीक है, तो ये ब्रेन के डिफरेंट टाइप वो है पार्ट्स हैं। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो पुराने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, नए क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं। हम ये जो हमारा
टॉपिक है ये कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद हम डेफिनेटली क्लोज करेंगे अपना लेक्चर, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, और ठीक है जी, मुझे पता है कि आज के लिए बहुत है और इनफ है आज के लिए, लेकिन ये है कि हमारे तीन टॉपिक्स, तीन जो सिस्टम्स हैं, तीन जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। उसमें से एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनको। अभी जो हम ये सेंट्रल, ये जो नर्वस सिस्टम है ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, अच्छा। अ, जी जी बिल्कुल, मुझे पता है कि मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इट मींस इनपुट इज गिवन बाय सेंसरी न्यूरॉन एंड आउटपुट बाय मोटर न्यूरॉन, लेकिन दरम्यान में हमने पढ़ा कि एंडर न्यूरॉन्स भी हैं। ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रेन के हमने पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो हैं आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम, ये फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स है। ठीक है, और मिड ब्रेन भी हम पढ़ेंगे कि उसके कौन से पार्ट्स हैं, और हैंड ब्रेन जो है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। सो द थैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, इट ट्रांसफर सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम। सेंसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट आल्सो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन टू लिम्बिक सिस्टम। जो फोर ब्रेन है उसका एक पार्ट है तलमस। तलमस जो है वो क्या करता है कि वो ट्रांसफर करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। सेंसरी इंफॉर्मेशन वो है जो कि हम सेंस करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड्स ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन, जो चीजें आप सुनते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। ठीक है, आप किसी चीज को देखते हैं, आप किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज के बारे में, दीज आर ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। इट आल्सो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन टू लिम्बिक सिस्टम। स्किन से भी ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि स्किन से जो इंफॉर्मेशन होते हैं तो वो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आप ठंड को, कोल्ड को या हीट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, या किसी और चीज को आप क्या करते हैं, सेंस करते हैं, तो वो स्किन के थ्रू आप करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है, कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम क्या है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है जी बेसिकली यहाँ पे तो वो है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। अच्छा, हिपोकैम्पस की हम बात करते हैं या एमिगडाला की बात करते हैं या हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम। इसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन एक्टिविटीज को, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने हमने पढ़े ऊपर, उन सबको कंट्रोल करता है। हंगर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में आपको तरस लगती है, आपको प्यास लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो स्लीप और वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा जो एमेग्डला है, एमेग्डला इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ फ्लायर, पनिशमेंट, फीलिंग ऑफ फियर एंड रेग। तो ये आपकी जो एमेग्डला है, ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और फीलिंग वगैरह को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एमेग्डला। इसके अलावा जो हिपोकैम्पस है, तो इट कंट्रोल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। जो आप लर्निंग कर रहे हैं, जो आप चीजें मेमोराइज कर रहे हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है हिपोकैम्पस। ठीक है, तो ये है आपका लिम्बिक सिस्टम। आप अभी ये स्लाइड देख रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है। और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिम्बिक सिस्टम तक पहुंच जाता है। लिम्बिक सिस्टम तक कौन पहुंच जाता है, आपके जो ये थैलेमस है। ठीक है, वो पहुंच जाता है, और वहां पे ये चीजें आप मेमोराइज करते हैं। कुछ लोग जो है वो बोर हो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो खुश हो रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो है वो एक वो है, बर्डन है। तो ये सारी चीजें जो आपको फील हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है, एमेग्डाला की वजह से हो रही है। ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, आपकी एंडोक्राइन एक्टिविटीज है, हंगर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वाटर बैलेंस है, स्लीप एंड वेकफुल साइकिल है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो दिस इज अबाउट द लिम्बिक सिस्टम।
इसके बाद सिरेब्रम है, ये ब्रेन पार्ट है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है सिरेब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। हेमिस्फीयर्स इसको कहा जाता है, दो इसके डिविजन्स हैं, दो हाफ्स हैं, दो वो हैं इसके, जिसको हेमिस्फीयर कहा जाता है। और ये जो हेमिस्फीयर है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ बैंड ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड द कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम के थ्रू ये हेमिस्फीयर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और while the right hemisphere controls the left side of the body। आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल होती है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि आपका जो राइट ब्रेन है तो वो आपके लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और आपका जो लेफ्ट ब्रेन है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो इट इज बेसिकली यहाँ पे ये चीजें हैं, वो बेसिकली आपका सेरेब्रम है, उसके वो है पार्ट्स हैं लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो वो बेसिकली आपके राइट और लेफ्ट बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रम जो ब्रेन ब्रेन पार्ट है उसका जो आउटर रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और बेसिकली इस कॉर्टेक्स में क्या होता है कि इसमें इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस देम एंड स्टोर देम इन द मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। आप जब आपको पता है कि ये चीज गर्म है, तो वो आपकी चीज आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। आप हमेशा उसके बारे में समझते हैं कि हाँ ये चीज गर्म है। लाइक चाय हमेशा गर्म होती है, ठीक है, आपको पता है कि चाय गर्म है, तो ये इस वजह से है कि आपके ब्रेन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। आपको पता है कि ये चीज गर्म है, आपको पता है कि कोई चीज ठंडी है, तो वो आपको हमेशा यही पता होता है कि भाई ये चीज बर्फ ठंडी है। तो ये आपको किसकी वजह से होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर होती है कि भाई हाँ बर्फ ठंडी है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये सेरेब्रम में स्टोर होते हैं। सेरेब्रम का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रीजन है तो इट आल्सो कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर थिंकिंग। ये आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है। और इसके अलावा जो है आपकी जो थिंकिंग है उसके लिए भी रिस्पांसिबल है। आप सोचते हैं, ठीक है, आप अच्छा और बुरा सोचते हैं, तो वो भी बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही कंट्रोल करता है आपके ब्रेन का पार्ट जो है, ठीक है। इसके बाद जो मिड ब्रेन है तो इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद द हेड ब्रेन। इट कंटेन्स रेटिकुलर इंफॉर्मेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स रिले सेंटर फॉर द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो है बेसिकली ये फोर ब्रेन को और हेड ब्रेन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये बेसिकली जो है वो इनपुट इंफॉर्मेशन जो है उसकी स्क्रीनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। जो इनपुट इंफॉर्मेशन जो आपका जो आपके सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इट कंटेन्स द रिलेशन ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो आपका होता है वो यहाँ पे उसकी जो है वो प्रोसेस होती है, लेकिन लेकिन आप जो चीजें आप सुनते हैं उसके हवाले से, ठीक है। और एक जो पार्ट है ब्रेन का तो वो है हेड ब्रेन। तो हेड ब्रेन में भी हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक मेडोला है। So medulla controls the breathing, heart rate, blood pressure and swallowing। और जो pons हैं तो it is also a part of the hand brain। It controls transition between sleep and wakefulness, ठीक है, आप सोते हैं जागते हैं, ठीक है, एक साइकिल है, ठीक है। और जो cerebellum है वहां पे हमने पढ़ा था cerebrum, यहाँ पे है cerebellum। So it is important in coordinating movement and maintaining position of the body, ठीक है। coordinating movement जो है वो आपकी बॉडी जो है वो या जो आपकी बॉडी जो की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो आप एक कोऑर्डिनेशन होती है, मूवमेंट्स होती है, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ब्रेन का तो ये लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेन, और ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हमने डिस्कस किए। द स्पाइनल कार्ड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगेटा narrows down into an oval shaped hollow cylinder which is running through the vertebral column called spinal cord। स्पाइनल कार्ड जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो एक्सटेंडेड होता है टुवर्ड्स द वर्टेब्रल कॉलम, और उसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, ठीक है। और इट इज बेसिकली एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन
down through the spine, or surrounded by cerebral spinal fluid that acts like a cushion that basically protects the spinal cord. cerebral spinal fluid जो होता है ये बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देयर आर वेरियस नर्वस ब्रांचेस आउट ऑफ द बॉडी। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर बेसिकली पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो वो स्पाइनल नर्व्स जो है वो इस स्पाइनल कार्ड से एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। और उसके उसमें है कि 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसके नंबर के बारे में कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं या एक्सटेंडेड होते हैं टुवर्ड फ्रॉम दी स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोट कर ले पॉइंट। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितने हैं और स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेंसरी सेल्स हैं वो कैरी मैसेज टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर सेल्स आपको पता है कि इट ऑलवेज कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द पेरिफेरी इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। इसके अलावा जो मोटर सेल्स हैं, मोटर सेल्स के दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक मोटर नर्वस सेल्स, ठीक है, दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द आउटर एरियाज ऑफ द बॉडी। दे आर रिलेटेड विद द सेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल वॉलंटरी कंट्रोल। और दूसरे नंबर पे है ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस सेल्स, जो कि देयर आर 3 टाइप्स। हमने वहां पे डिस्कस किया है इसको डिटेल में, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल है, ठीक है। और इसके अलावा एंटेरिक डिवीजन है। तो एंटेरिक डिवीजन यहाँ पे एक न्यू एडिशन है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेट इन्वॉल्व बेसिकली विद द फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एरियाज लाइक पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड है ये, जिसको इसलिए इसको एंटेरिक डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन चूंकि हमारा टाइम खत्म हो चुका है तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी डॉक्टर उमर साहब, हम इसको क्विट कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, स्लाइड्स मैं शेयर कर लूँगा और आप लोगों को मिल जाएंगे, जिस